Assalamu alaikum students. This is the second part of lecture number 2 and the topic of lecture number 2 part 2 is software process models. अच्छा जी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं, और उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है और मेनली सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या स्टेप्स इनकॉर्पोरेट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस. सॉफ्टवेयर, आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि आप लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस पे. तो वो कोहेरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें आप सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करते हैं, देन डिज़ाइन करते हैं और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स कोडिंग करते हैं, और वो जो कोड आप डेवलप कर लेते हैं उसको सेट करते हैं, टेस्ट करते हैं. तो ये सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस कहलाती हैं. अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की बात करें तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है कि क्या प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे, मतलब किस प्रोटोकॉल को लेते हुए चलेंगे कि हम किस तरह सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करें, किस तरह डिज़ाइन करें, किस तरह इम्प्लीमेंट करें और किस तरह टेस्ट करें. जिस तरीके से, जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम इन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं, उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? उस प्रोटोकॉल को कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, कि हम किस पर्सपेक्टिव से इन एक्टिविटीज़ को कैरी करेंगे, राइट. सो देयर आर मेनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस बट ऑल इन्वॉल्व. जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को आप देखें उसमें ये चार चीज़ें मस्ट होती हैं, ठीक. प्लस और माइनस जो भी वेरी करता है उसमें चार चीज़ तो मस्ट है. तो ये 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. नंबर 1 इज स्पेसिफिकेशन, नंबर 2 इज डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 3 इज वैलिडेशन एंड नंबर 4 इज इवोल्यूशन. देखिए, स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि आप ये बताएं सिस्टम क्या काम करेगा. डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ये होती है कि आप ये डिफाइन करते हैं कि सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका क्या आर्किटेक्चर है, और किस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम उसको किस तरह, किस प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करेंगे. वैलिडेशन क्या होती है? वैलिडेशन ये होती है कि आप चेक करें कि आपने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर लिया है वो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मीट भी करता है नहीं. अब ज़रा रुक के सोचें, किस तरह चेक करेंगे? किस तरह चेक करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा? हमें कहाँ से चेक करना है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट से. कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हमें कहाँ से पता चलेंगी? किस डॉक्यूमेंट से पता चलती हैं? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से, एसआरएस से पता चलेंगी. तो एसआरएस से मैच करें अपने सॉफ्टवेयर को कि जो आपके सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो एसआरएस से किस हद तक मीट करें. जितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपकी एसआरएस से मीट कर रहा होगा उतना ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर वैलिडेट होता जाएगा. इवोल्यूशन मीन्स जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देंगे उसके बाद ऑब्वियसली आपका कस्टमर का एक फीडबैक आता है जिसमें वो कुछ फीचर्स या तो चेंज करने का बोलता है या कुछ सारे फीचर्स को ओके करके कोई एक आध फीचर अपडेट करने का, ऐड करने का बोल देता है. तो उस इस चीज़ को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन, राइट. कि कस्टमर की नीड्स के मुताबिक आप सिस्टम में कोई और रिस्पॉन्सेस ऐड कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, राइट. सो लेट्स स्टार्ट with the first model of software process, and the name of this model is waterfall model, right. Waterfall model में इसकी पिक्चर को देखें, जितना ज़्यादा आपको ये पिक्चर क्लियर हो रही है बिल्कुल वही ये मॉडल भी है. वाटरफॉल मॉडल एक फंडामेंटल प्रोसेस एक्टिविटीज होती है ऑफ स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड इवोल्यूशन, एंड रिप्रेजेंट्स देम एट सेपरेट प्रोसेस फेजेस सच एज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड सो ऑन. अब देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा है इसका नाम वाटरफॉल मॉडल क्यों रखा गया है? इसका नाम वाटरफॉल मॉडल इसलिए रखा गया है कि एक दफ़ा जैसे आपने पानी का झरना देखा होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, बीच में नहीं रुकता. ऐसा नहीं होता कि वो बीच में कहीं रुक रहा हो, ऐसा नहीं होता कि वो नीचे से ऊपर जा रहा हो. तो बिल्कुल उसी तरह वाटरफॉल मॉडल भी है कि हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, बीच में कहीं रुकेगा नहीं. कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे से हम ऊपर जा रहे हो. हमें स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटरफॉल होता है, राइट. तो सबसे पहला जो इसका फेज होता है ना वो है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डेफिनेशन, राइट. रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डेफिनेशन में क्या हम बताते हैं? सिस्टम की सर्विसेज डिस्कस करते हैं, सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, सिस्टम में हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं, राइट. जो कि सिस्टम यूजर्स ने पहले डिफाइन कर रहे होंगे कि भाई मुझे सिस्टम में ये रिक्वायरमेंट है, राइट. उसके बाद वो आप एक इससे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें आप स्पेसिफिकेशंस जॉट डाउन कर देते हैं सिस्टम की, और रिक्वायरमेंट्स के एंड में रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डेफिनेशन ये जो फेस है इसके एंड में हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसका नाम क्या होता है? एसआरएस, राइट.
SRS हमें मिल गया, अब हमें कहाँ जाना है, डिज़ाइन फेज में। इसका पूरा नाम क्या है इस फेज का, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। यहाँ क्या होता है इस प्रोसेस, डिज़ाइन प्रोसेस पार्टीशंस द रिक्वायरमेंट्स टू आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, राइट। इस फेज में आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं, अब आप उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिवाइड करते हैं। ये एक ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इसमें इस्टेब्लिश करते हैं कि सिस्टम का आर्किटेक्चर ऐसा होगा, ऐसा सिस्टम दिखेगा, ये हायरार्की होगी, ये मॉड्यूल्स ऐसे होंगे, इतने मॉड्यूल्स होंगे, इतने मॉड्यूल्स नहीं होंगे, क्या मॉड्यूल क्या काम कर रहा होगा, क्या यूज़र किस मॉड्यूल से इंटरैक्ट कर रहा होगा। इस डिज़ाइन फेज में आप बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं जो फंडामेंटल सॉफ्टवेयर सिस्टम एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं और आपस में उनके क्या रिलेशनशिप्स होंगे, राइट। जब एक दफ़ा आप सब कुछ ये डिसाइड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली आप जाते हैं डेवलपमेंट फेज में, राइट। डेवलपमेंट फेज में आप, अच्छा डिजाइन फेज में आपको एंड में क्या डॉक्यूमेंट मिलता है, डी, क्या डॉक्यूमेंट मिलता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट, राइट, जिसमें आपकी डेटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं, दूसरे यूएमएल डायग्राम्स होती हैं, वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, राइट। अभी हम विल कीप इट सिंपल, राइट। देन हम जब डेवलपमेंट फेज में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं, फिर हम उसको डेवलप कोड को लिखते हैं, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, फिर हम एक्चुअली उसको क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट। अच्छा, सिस्टम टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग किस फेज में होती है, डिप्लॉयमेंट के फेज में होती है, जिसमें इंडिविजुअल प्रोग्राम यूनिट्स या प्रोग्राम्स इंटीग्रेट होते हैं और एक कंप्लीट सिस्टम टेस्ट होता है टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, राइट। और जब एक दफा डिप्लॉयमेंट हो जाती है, आफ्टर टेस्टिंग द सिस्टम इज डिलीवर्ड टू, किसको डिलीवर हो जाएगा आपका सिस्टम, कस्टमर को। देन आप आ जाते हैं मेंटेनेंस के फेज में, right, although not necessary, this is the longest life cycle phase as I've discussed it earlier. The system is installed basically in this phase and put into practical use. अब मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेनेंस में क्या क्या इन्वॉल्व है, मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है करेक्टिंग एरर्स which were not discovered in earlier stages of the life cycle, I can say, right. It also involves improving the implementation of system units. इंडिविजुअली मॉड्यूल्स में कोई मसला होता है तो उसमें इंप्रूवमेंट करने को भी मेंटेनेंस कहते हैं। सिस्टम की सर्विसेज को इन्हांस करना, अगर कस्टमर कोई फीडबैक दे उस पर, तो वो भी क्या होता है, मेंटेनेंस ही होती है, राइट। अब हम इसको और डिस्कस करें अगर, तो वाटरफॉल मॉडल्स की कुछ इश्यूज हैं। टू बी इफेक्टिव देयर मस्ट बी अ रिव्यू स्टेप एट ईच फेज टू चेक फॉर कंप्लीशन। अब देखिए होता क्या है, अगर रिक्वायरमेंट सही से गैदर नहीं हुई और आप डिज़ाइन फेज में आपको पता चला कि नहीं रिक्वायरमेंट्स कुछ रह गई थी, तो आप पीछे नहीं जा सकते। या अगर आपने डिज़ाइन फेज भी क्रॉस कर दिया, डेवलपमेंट भी हो गई, टेस्टिंग भी हो गई, डिप्लॉयमेंट के वक्त पता चला कि अरे कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो फुलफिल नहीं हो सकी, ये भी तो कस्टमर ने कहा था। अब डिप्लॉय करते हुए आप सोच रहे हैं ये तो फुलफिल हो ही नहीं रहा, अब हमें रिक्वायरमेंट कस्टमर के पास फिर से जाना है या एसआरएस को फिर से रिव्यू करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल इस चीज़ की परमिशन आपको नहीं देता। एक दफ़ा आप रिक्वायरमेंट से निकल गए तो आप फिर से इस फेज़ में वापस नहीं आ सकते। जबकि ऐसा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब आप आगे के फेजेस में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पिक्चर क्लियर होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले आपको इतनी क्लियर नहीं होती, आगे जाके आप और फ़िल्टर हो जाते हैं, आपका आइडिया इतना क्लियर हो जाता है कि आगे जाके ही आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर में, तो आपको पीछे जाके उसको वेरीफाई करने की या पीछे जाके उसको अपडेट करने की पिछली स्टेट को बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये एक्चुअल प्रैक्टिकली हम इसको इम्पोज किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। इन थ्योरी वी शुड नॉट प्रोसीड डाउन द वाटरफॉल मॉडल अंटिल द फेज इज कंप्लीट। अब देखिए इस बात देखिए, रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स से करता है डिपेंडेंट, डेवलपमेंट डिजाइन पे बिल्कुल डिपेंडेंट होती है, लेकिन टेस्टिंग डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं डेवलपमेंट के बगैर तो टेस्टिंग हो ही नहीं सकती, यहाँ मेरे इस बात का यह मतलब है कि जब डेवलपमेंट होती है ना, तो हो सकता है 5 मॉड्यूल्स डेवलप हो गए। अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ही वक्त में मैं 4 मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर मॉड्यूल 1 डेवलप हो गया, तो मैं मॉड्यूल 1 को यहाँ टेस्ट कर रही होंगी और यहाँ मॉड्यूल 2 डेवलप हो रहा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ यह है कि पहले पांचों के पांचों मॉड्यूल्स डेवलप होंगे, फिर वो पांचों के पांचों टेस्ट होंगे। हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो, वो इंडिपेंडेंटली यहाँ मॉड्यूल 4-5 अभी डेवलप हो रहा है और 1-2-3 में टेस्ट कर दूं, लेकिन वाटरफॉल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक दफा जब तक पूरी स्टेज कंप्लीट ना हो जाए, आप दूसरी स्टेज की तरफ देख भी नहीं सकते। तो ये भी गलत है, इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा, राइट। सो प्रॉब्लम क्या है इसमें कि रियल प्रोजेक्ट्स डोंट वर्क दिस वे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल प्रोजेक्ट्स इस तरह काम करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है ना हमारी फील्ड में, तो वो चेंज है। हर वक्त चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अपडेशंस की ज़रूरत होती है। तो वाटरफॉल मॉडल तो बुरी तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया, बट इट इज़ अ इनिशिएटिव।
इसके बाद हमारे पास एक मॉडल आता है स्पाइरल मॉडल। जैसे इसको स्पाइरल मॉडल क्यों कहते हैं ये आपको इस पिक्चर को देखते ही समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। सबसे पहले क्या की? लेसन। लेसन मीन्स कम्युनिकेशन, राइट। सबसे पहले आपने कस्टमर से कम्युनिकेशन की, रिक्वायरमेंट्स गैदर करी। रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद आपने क्या करी? प्लानिंग, राइट। प्लानिंग हो गई आपकी। प्लानिंग करने के बाद आपने देखा कि जो मेरा प्लान है उसके रिस्क एनालिसिस क्या है, क्या क्या ऐसे रिस्क हैं जो यहाँ पॉसिबल हैं। उसके बाद आपने उस पर इंजीनियरिंग करी, देन उसकी डेवलपमेंट करके उसको रिलीज कर दिया। अब आपके पास यूजर ने जो फीडबैक दिया उसकी बेसिस पे आप अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं? उसकी इवेल्युएशन कर रहे हैं, राइट। अब जब आपने इवेल्युएशन कर ली कि आपके सिस्टम्स में ये मसला आ रहा है, ये मसला नहीं आ रहा, फिर आप अपने कस्टमर के पास गए, कस्टमर से आपने पूछा हाँ भाई आपको क्या कैसा लगा ये सॉफ्टवेयर, आपका क्या फीडबैक है, क्या पॉजिटिव फीडबैक है, क्या नेगेटिव फीडबैक है। उसने फिर उस हिसाब से जो भी आपको फीडबैक दिया, जो भी चेंजेस बताए, फिर आपने उसकी प्लानिंग करी। जो भी उसने चेंजेस बताए थे या जो भी अपडेशंस बताई थी, फिर उस प्लानिंग की आपने रिस्क एनालिसिस करी, देन इंजीनियरिंग डिज़ाइन करा, देन उसको कंस्ट्रक्ट करके रिलीज करा। जो रिलीज थी फिर उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करी, उसको इवेल्युएट करा, उसके सारे पैरामीटर्स इवेल्युएट करके करेक्ट करके इंटीग्रेट करके चेक करवाया किसको? कस्टमर को। फिर से कस्टमर से फीडबैक लिया, कम्युनिकेशन करी, हाँ भाई अब आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा मीट हो रही है क्या नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से स्पाइरल मॉडल चलता है। अच्छा, अब आप देखें स्पाइरल मॉडल में जब हम इस तरह से बार बार सॉफ्टवेयर को इवॉल्व कर रहे हैं तो इसकी क्या प्रॉस हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। जो मेन स्पाइरल मॉडल की पॉइंट है वो ये है कि स्पाइरल मॉडल लूप में चलता है और हर एक लूप कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड है, राइट। जैसे ऑब्जेक्टिव सेटिंग स्पेसिफिक है आपके पास, और रिस्क असेसमेंट फेज हो गया, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन फेज हो गया, प्लानिंग फेज हो गया। तो यहाँ ये लूप चल रहा है इन सारे फेजेस का। पहला लूप, फिर देन सेकंड लूप, फिर देन थर्ड लूप, इस तरह लूप चलता रहता है और आपका सॉफ्टवेयर मजीद डेवलप होता जाता है, राइट। अब इसको अगर हम और डिस्कस करें तो बोहेम्स रिस्क स्पाइरल मॉडल इसका फुल नाम है। इसके एसेंस क्या है? प्रोसेस कंटेन्स सेवरल साइकिल्स, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर एट ईच आइट्रेशन द टास्क इन्वॉल्व्स मोर डिटेल नॉलेज एंड डिजाइन टास्क, राइट। यहाँ इनका मानना यह है कि जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमने एक रफ आइडिया गैदर करा और इसको इम्प्लीमेंट करा। यहाँ हमारे पास अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं है। जब हम सेकंड लूप पे जाते हैं तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर को लेके और क्लियर हो जाती है, हमारा सॉफ्टवेयर और अच्छा हो जाता है। फिर जब हम और आगे लूप में जाते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर और फिल्टर हो जाता है, वो और इस काबिल हो जाता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाए। बट फोकस ऑन एड्रेसिंग रिस्क इंक्रीमेंटली इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। यहाँ आप क्या करें? हर दफा रिस्क चेक करें, हर दफा रिस्क चेक करें, जिस और रिस्क चेक करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट्स कॉस्ट एक्यूमुलेटेड बाय द प्रोजेक्ट। ओरिजिन देखें, ये इसका ओरिजिन है। जैसे जैसे आपका ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रोजेक्ट की क्या बढ़ती जाएगी? कॉस्ट। कैसे समझ आई कि ये बात? देखें, ये ओरिजिन है, अभी हमारे पास कम कॉस्ट में हमने सारा काम कर लिया। जैसे ही हम इस ओरिजिन से दूर हटे, मतलब हम सेकंड फेज में आ गए, ओरिजिन से और दूर हो गए, अब इसमें और कॉस्ट लगेगी। फिर जब हम थर्ड लूप में आएंगे तो हम ओरिजिन से और दूर हो गए और हम थर्ड टाइम लूप आइटरेशन कर रहे हैं, तो इस तरह कॉस्ट मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, राइट। एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ एक्टिविटी, रिस्क एनालिसिस, टेस्टिंग। अच्छा, ये जो आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे जितना आपका एंगल बढ़ता जाएगा उतना आप इस फेज में आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रिस्क एनालिसिस जो एक कंप्लीट फेज है उसमें आप रिस्क को असेस भी कर रहे हैं और इसकी रिडक्शन भी कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा जो जो आपका एंगल चेंज होगा उतना ज़्यादा आप उस एक्टिविटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। पहले आपने रिस्क को असिस्ट करा, देन रिस्क को एनालाइज करा, देन रिस्क को असिस्ट करा, तो आप इस फेज में आगे निकलते चले जा रहे हैं। ओके, अब इसकी कुछ की अजम्पशंस होती हैं। जब हमने ये की अजम्पशंस करी तो उसी तरह के प्रोजेक्ट्स में हम स्पाइरल मॉडल यूज करेंगे। पहली अजम्पशन, अज्यूम सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट एंड चेंज आफ्टर ईच एनालिसिस स्पाइरल। मतलब आपका यूजर अडेप्टिव हो, आपका यूजर एक्सेप्ट करे, हाँ भाई मैं सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्ट करूंगा। सेंसिटिव टू हैविंग अ थॉरो रिस्क असेसमेंट एट ईच साइकिल। आपका प्रोडक्ट इतनी सेंसिटिव हो कि वो एक्सटेंसिव रिस्क एनालिसिस को बेयर कर सके, क्योंकि जाहिर है इसमें टाइम लगता है, आपका कस्टमर इरिटेट भी हो सकता है। रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस इन द प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू कैरी इट ऑफ एंड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ द डेवलपमेंट टीम एंड क्लाइंट। अच्छा, अब इस बात से क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में बड़ा टाइम लगता है
किसी को, बड़ी क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है इस प्रोफेशन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पाइरल मॉडल में कि वो कम्युनिकेशन को ना पॉजिटिवली कन्वे करे। पॉजिटिवली कन्वे करने से क्या मुराद है? ये मुराद है कि जब आप फर्स्ट फेज में थे, पहले लूप में थे और आपने प्रोडक्ट बनाई, तो ये प्रोडक्ट लेके लिएसन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर गया कस्टमर के पास। कस्टमर के पास जाके बैठा। अब कस्टमर ने कह दिया कि भाई ये तुमने क्या काम करा है, मेरा तो जो रिक्वायरमेंट थी ना, एक रिक्वायरमेंट भी मेरी समझ नहीं आ रही, इतना बेकार काम मैंने आज तक किसी का देखा नहीं है और मैं तो तुमसे काम करवा ही नहीं रहा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहेगा कि नहीं सर, असल में एसआरएस डॉक्यूमेंट में कोई मसला हो गया होगा, आप एक दफ़ा एसआरएस डॉक्यूमेंट देख लें। हमारी टीम, हमारे प्रैक्टिशनर्स, हमारे डेवलपर बहुत मोटिवेटेड हैं इस काम को लेके, आप प्लीज़ बैठे, बात करते हैं, ठीक है। फिर वो एसआरएस डॉक्यूमेंट लेके बैठता है उस कस्टमर के साथ। कस्टमर बताता है कि अच्छा एसआरएस में ये मसला है, ये चेंज करो, 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 सब कुछ वो चेंज करने को बोलता है। तो मैनेजर विल नीड टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली और द क्रिटिसिज्म, और फिर उसको डॉक्यूमेंट करे प्रॉपर्ली, जो जो आपके कस्टमर ने आपको बोला है। फिर जाए वो सॉफ्टवेयर हाउस। सॉफ्टवेयर हाउस में जब टीम इंतजार में आपका मुंह देख रही है प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को ये बोले जो कि आपके कस्टमर से सेटिस्फाई नहीं है, कि कस्टमर सही फीडबैक नहीं देता। जैसे आप पहुंचे और आपने अपनी टीम से भी फीडबैक लेना होता है ना, एक तो कस्टमर से फीडबैक ले लिया प्रोजेक्ट मैनेजर ने, दूसरा वो अपनी टीम से फीडबैक लेता है। तो टीम प्रोजेक्ट मैनेजर से कहती है भाई ये पता नहीं कैसा कस्टमर है, रिक्वायरमेंट ही सही नहीं बता रहा, पता नहीं ये चाहता क्या है हमसे। तो आप क्या बोलेंगे अपनी टीम से कि भाई अच्छा मैं तो उससे मिलकर आया हूँ, उसका तो फीडबैक बहुत पॉजिटिव है और उसने तो बहुत सारी जो है अपडेशंस बता दी। आपने क्या कोड करा कि अपडेशंस बताइए, आपने ये कोड नहीं करा कि आपके डेवलपर्स ने जो कुछ भी काम किया उसने वो चेंज करने का कहा है, राइट। ये यहाँ आपको इंटेलिजेंट रोल प्ले करना है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि वो दोनों तरफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्ड रखे। जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर पॉजिटिव इन्वायरमेंट और कॉन्फिडेंस मीट करेगा, आज नहीं तो कल रिक्वायरमेंट्स मीट होनी ही होती है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्फिडेंट नहीं है और वो नहीं समझ पा रहा, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो ये आइडिया टोटली फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन बहुत है। और जितना ज़्यादा पॉजिटिवली आप कम्युनिकेट करेंगे कि अपने डेवलपर्स को जाके सारे नेगेटिव फीडबैक की जगह क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली इनटेक करके पॉजिटिवली डिलीवर करें कि भाई आप ये रिक्वायरमेंट जो उसने दिए हैं बस ये इनकॉर्पोरेट कर दो, उसके बाद तो वो आपसे बड़ा खुश हो जाएगा। अभी भी हमारा फीडबैक नॉर्मल ही है, इसको और इम्प्रूव करते हैं। सही है। तो ये एक पॉइंट है इसका, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक और सॉफ्टवेयर मॉडल पे। लेकिन उस सॉफ्टवेयर मॉडल पे आने से पहले हमें एक डिलेमा डिस्कस करना है, एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो क्या है? वो है रिक्वायरमेंट्स कैप्चर डिलेमा। रिक्वायरमेंट्स कैप्चर डिलेमा क्या होता है? वेयर डज दीज लीव both the customer and the developer? They both think they know what is required, but either do not know how to do it or cannot be sure of what is really required. कुछ भी समझ नहीं आया होगा आपकी बात। यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक डिलेमा होता है। वो डिलेमा कब आता है? वो डिलेमा तब आता है जब आपका कस्टमर आपको समझा नहीं पाए कि उसको चाहिए क्या, और आप समझ नहीं पाए कि वो मुझे क्या समझाना चाह रहा है। अभी भी समझ नहीं आया होगा, अब समझ आएगा। रिक्वायरमेंट्स कैप्चरिंग डिलेमा बेसिकली ये है। इस पिक्चर को गौर से देखें। ये कस्टमर है और ये क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। या आप समझ लें प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे है और वो जा रहा है कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेने, राइट। तो कस्टमर कह रहा है वी डोंट नो व्हाट वी वांट बिकॉज वी हैव नेवर हैड वंस बिफोर, राइट। वो कह रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे सॉफ्टवेयर तो चाहिए लेकिन आज से पहले कभी हमने ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं करा, बनवाया नहीं है, डिजाइन नहीं करवाया, तो हमें नहीं आइडिया कि हम आपको कैसे रिक्वायरमेंट्स बताएं। उसको रिक्वायरमेंट्स बतानी ही नहीं जा रही। और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कह रहा है? वी डोंट नो हाउ टू बिल्ड वन। हमें नहीं पता हम कैसे बनाए, जो आप हमें समझा ही नहीं पा रहे, बिकॉज वी हैव नेवर रिटन वन बिफोर। आज तक हमने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स देखी ही नहीं है कि सामने से हमें कोई ये कह रहा है। तो वो ये बता रहा है उसको, बट जब आप मुझे बना के दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा मुझे क्या चाहिए। इस प्रॉब्लम को कहते हैं IKIWISI प्रॉब्लम। मतलब IKIWISI इशू, मतलब, या IKIWISI डिलेमा मीन्स आई नो इट व्हेन आई सी इट। कस्टमर आपसे कहता है आप मुझे बना के दिखा दे, जब मैं उसको देख लूंगा
तब मैं समझ जाऊंगा मुझे ये चाहिए था कि नहीं चाहिए था। तो जब इस तरह का कोई डिलेमा हो तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल अडॉप्ट करते हैं? उस सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का नाम है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या है? प्रोटोटाइपिंग में आप कुछ हाई लेवल स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं और कोई सिंपल सा फ्रेमवर्क बताते हैं, जैसे कि एक टेस्टिंग एप्लीकेशन होती है ना, रफ, वो बनाते हैं कि आपके कस्टमर के कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपने आप कस्टमर से कोई रफ क्वेश्चंस करते हैं, उसकी बेसिस पे कस्टमर के वांट्स और डेवलपर उसको इम्प्लीमेंट कर देता है कस्टमर के वांट्स को। अब वहाँ से जब एक रफ प्रोटोटाइप बन जाती है ना, तो वो लेके कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर से बोलते हैं हाँ भाई अब देख लो ये वो है जो तुम्हें चाहिए था या ये वो नहीं है। अब वो उसको देख के बोलते हैं हाँ मुझे कुछ ऐसा तो चाहिए था, मगर इसमें ये चीज़ें नहीं है, ये और ऐड कर दो, तो फिर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। राइट? अब ये साइकिल चलता रहता है, फिर आप वो रिक्वायरमेंट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं उसमें, फिर उसके पास लेके जाते हैं, अच्छा भाई अब सही है? कहते हैं हाँ, ये परफेक्ट है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फीचर है ना ये मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है, ये हटा दो। राइट? तो इस तरह से ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है और इस आइटरेटिव प्रोसेस को जिसमें कंटीन्यूअसली आप यूज़र से फीडबैक लेते हैं और रफ काम करते रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रोटोटाइपिंग। राइट? अब एक मसला है, प्रोटोटाइपिंग में कुछ मसले हैं। पहला मसला, प्रोटोटाइपिंग इज अ स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। राइट? जाहिर है पहले आप मीटिंग करेंगे ना, आपकी समझ आ रहा है वो क्या कह रहा है, ना उसकी समझ आ रहा है कि आप क्या बनाने वाले हैं। तो आपने एक रफ चीज़ बनाई, उसके पास लेके गए, उसने फीचर्स ऐड कराए, फिर आपने उन फीचर्स को ऐड करा, फिर आप उसके पास लेके गए, उसने फिर कुछ और फीचर्स ऐड कराए, फिर आप ले आए उसको, फिर आप फाइनली बना के लेके गए तो उसने बोला ये 2 फीचर्स एक्स्ट्रा इनको हटा दो, इससे मेरे कस्टमर्स कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। फिर आप लेके गए उन फीचर्स को हटा के लेकर आए, फिर उसको दिखाया तो उसने बोला अच्छा इसमें इन 2 फीचर्स को हटाने से तो ये मसला हो रहा है, ये तो मुझे ऐसा तो चाहिए, इसको इसमें और चेंज करो। फिर आप लेके गए, फिर आप उसको दिखा रहे हैं ले जाके। तो क्या है, ये स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत टाइम लगता है, राइट? द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप इज़ अ टोटल वेस्ट और द प्रोटोटाइप इज़ अल्टीमेटली थ्रोन अवे। अच्छा है, हमने एक बात तो डिस्कस कर ली कि जब उसको समझ आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई आपको तो नहीं पता ना ये उसको क्या चाहिए। आपने उससे एक रफ इंटरव्यू लिया, आपके माइंड में जो पिक्चर बनी उस हिसाब से आपने जो भी प्रोडक्ट थी, उसकी एक प्रोटोटाइप डेवलप करके उसको दिखा दिया। अब जैसे ही आप उसको दिखाई तो उसने बोला ये क्या है? ये आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। तो क्या होगा, प्रोटोटाइप टोटली वेस्ट हो जाएगा, वो कोई भी नहीं लेना चाहेगा, राइट? अच्छा, कभी-कभी ये भी होता है कि कस्टमर ना, वो जो आइटरेशन प्रोसेस होता है ना जिसमें आप बार-बार कस्टमर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें फीडबैक दें ताकि हम इसको अपडेट करें। अब हमें फिर से फीडबैक दें ताकि हम इसको अपडेट करें। कस्टमर बिल्कुल विलिंग नहीं होता बार-बार बात करने के लिए, राइट? पुअर डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स आर चेंजिंग। अब क्योंकि हर दफ़ा रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में डॉक्यूमेंटेशन इतनी वेल प्रूफ, इतनी वेल रिटन नहीं होती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू अकोमोडेट ऑल द चेंजेस डिमांडेड बाय द क्लाइंट्स। अच्छा, ऐसे चेंजेस जो हर कुछ दिन बाद, हर कुछ प्रोटोटाइप की रिफाइनमेंट के बाद कस्टमर आपको बताए जा रहा है, बताए जा रहा है, बताए जा रहा है, सारे के सारे चेंजेस रन टाइम पे बार-बार करना एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि यू एज़ अ टेक्निकल पर्सन ऑल यू शुड नो के हमारे पास कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ फ़ौरन-फ़ौरन इंटीग्रेट नहीं हो सकती, उसकी कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं, जिनमें कुछ डिपेंडेंसीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कोई भी फीचर ऐड करने से पहले। तो बार-बार फीचर्स का किसी सॉफ्टवेयर में ऐड करना भी एक प्रॉब्लम है। द क्लाइंट में लॉस इंटरेस्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद द इनिशियल प्रोटोटाइप। अच्छा, कभी-कभी ये होता है कि इनिशियल प्रोटोटाइप से ना आपका ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग प्रॉब्लम होता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल में। फाइनली आप किसी को एक प्रोटोटाइप बना के देखते हैं ना, स्टेप 1 में देख लें। स्टेप 1 में आपने प्रोडक्ट बना दी रफ, तो उसको वो अच्छी नहीं लग रही होती, बस थोड़ी-सी सही लग रही होती है, तो कहते हैं चलो इसको चांस देता हूँ, ये सही कर लेगा। फिर आप ले गए चेंज करके, फिर भी उसको पहले ही उसमें इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसको सही लगा कि हाँ, चलो इसको एक और चांस दे देता हूँ। वो आपको 10-12 चांसेस दिए उसने, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, आपकी कॉस्ट भी लगी उस पे। जब आप फाइनल प्रोडक्ट बना के लेके गए, तो उसने जब उसको पहले ही इंटरेस्ट नहीं था ना, तो फाइनल प्रोडक्ट भी उसको कभी अच्छी नहीं लगेगी। फाइनल प्रोडक्ट में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो आपसे खरीदता है। तो ये एक मसला है प्रोटोटाइपिंग मॉडल का। Okay, the next process model is evolutionary paradigm. एवोल्यूशनरी पैराडिम में जो आपकी कैचिंग लाइन है जो कि फ्रेड बुक्स ने कही थी, ग्रो डोंट बिल्ड सॉफ्टवेयर। उसने कहा था सॉफ्टवेयर को बनाए नहीं, सॉफ्टवेयर को ग्रो करें। मतलब पहले से जो बना हुआ सॉफ्टवेयर हो उसको एक्सटेंड करें। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका स्टेप 1 उसने ये बताया कि सबसे पहले ना आप एक प्रोटोटाइप बना लें, राइट? एक स्मॉल पार्ट बना लें सिस्टम का, रफ पार्ट, जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स को सॉलिडिफाइज कर रहा हो। यानी ये प्रोटोटाइप क्या होता है, एक सिस्टम डिजाइन का रफ स्केच होता है ना। उसके बाद आप उसको एक्सपेंड करते जाएं, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएं और अपने हॉट स्पॉट्स डिफाइन कर लें कि
किस फंक्शन को, इस प्रोटोटाइप के किस फंक्शन को कौन सा मेरा कस्टमर परचेज कर सकता है, या कौन सा कस्टमर की ये यूज का है, उस कस्टमर को उसका एक्सेस दे दें। देन कंसोलिडेशन इज द स्टेप 3 ऑफ एवोल्यूशनरी पैराडिम, कि जो भी डिफेक्ट्स फिर कस्टमर्स रिपोर्ट करते जाएं कि भाई इस प्रोटोटाइप में ये वाला मसला है, इस वाले एक्सपेंशन में ये वाला मसला है, फलाना फंक्शन में कोई मसला आ रहा है, तो वहाँ वहाँ आप उसको बाय द टाइम करेक्ट करते जाएं और नए फीचर्स उसमें ऐड करते चले जाएं। दिस इज नोन एज एवोल्यूशनरी पैराडिम। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, जिसको आप एक्सपी भी कहते हैं। एक्सपी का जो पूरा आइडिया है ना, वो स्ट्रेस करते हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे, और उनका जो इन्फोसिस होता है वो होता है टीम वर्क पे, कि आप पैरल में काम करें। कम्युनिकेशन इसके प्रिंसिपल्स में आती है, सिंप्लिसिटी, फीडबैक एंड करेज। फीडबैक क्या है? टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम डे वन, डिलीवर टू कस्टमर्स एज अर्ली एज पॉसिबल, इम्प्लीमेंट चेंजेस एज सजेस्टेड। वो कहते हैं जल्द से जल्द कस्टमर के फीडबैक लें, थोड़ा सा एक मॉड्यूल भी बन गया है ना, जाके कस्टमर को दिखाएं, कस्टमर से सजेशन ले लें, ना कि पूरी एंड प्रोडक्ट आप कस्टमर को दिखाएं और वो उस एंड प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। तो थोड़े थोड़े स्टेप्स पे कस्टमर से फीडबैक लेते जाएं। विद दिस फाउंडेशन एक्सट्रीम प्रोग्रामर्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड करेजियसली टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। उनका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का आइडिया यह है कि जितनी जल्दी हमें चेंजेस पता चलेंगे, उतना ज़्यादा करेजियसली हमारे प्रोग्रामर्स चेंज को अडॉप्ट कर सकेंगे और रिक्वायरमेंट्स को टेक्नोलॉजी वाइज चेंज कर सकेंगे। वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर बहुत बाद में जाके हमें पता चलता है, तो हम बहुत सारा काम कर चुके होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, तो जो डेवलपर्स हैं वो इतना करेज शो नहीं करते। लेकिन जब कम चेंजेस करने, कम कोड है, कम मॉड्यूल्स हैं, तो करेजियसली प्रोग्रामर्स काम करते हैं और चेंज अडॉप्ट कर लेते हैं। राइट, so this is the concept of extreme programming. Moving forward, the next is agile programming, which is the most practically used kind of process model. अच्छा, agile software development refers to software development methodologies centered around the idea of iterative development. मतलब continuously आप iterations लेते जाएं, जैसे स्पाइरल मॉडल में होता था, बट यहाँ क्या चेंज होता है, यहाँ रिक्वायरमेंट्स और सोल्यूशन इवॉल्व करते हैं कोलेब्रेशन से बिटवीन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स। एजाइल प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की लिंक करती है, जिसमें आप ये कहते हैं कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स आपस में कोलरेट करें और जितने भी ऑपरेशंस है ना, उनको स्पीड अप बनाएं। एजाइल प्रोग्रामिंग भी सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है किसको? कम्युनिकेशन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो किसके बीच? क्रॉस फंक्शनल टीम्स के बीच। नेटवर्किंग टीम जल्दी जल्दी नेटवर्किंग वाले काम पे काम करे, डेवलप प्रैक्टिशनर जल्दी जल्दी कोडिंग करें, और कोडिंग वाली टीम कम्युनिकेट करती जाए नेटवर्किंग वाली टीम को कि मैं अभी यहाँ पे स्टैंड करती हूँ और आपको आगे से ये काम करना है। जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं, वो ये है कि अजाइल मेथोडोलॉजी ये कहती है कि हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स जैसे अलग होती हैं, उसी तरह उसकी मेथोडोलॉजी भी अलग होती है। आप सारे सॉफ्टवेयर्स को एक ही मेथोडोलॉजी पे रखते हुए काम नहीं कर सकते। किसी सॉफ्टवेयर में आपको कम्युनिकेशन ज़्यादा चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर में आपको डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करना है, किसी सॉफ्टवेयर में आपको नेटवर्किंग टीम पे ज़्यादा काम करना है। तो फोकसिंग ऑन स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी अलाउज द प्रोजेक्ट टू बी मोर इफेक्टिव एंड मोर एजाइल देन फोकसिंग ऑन प्रोसेस। राइट, एजाइल मेथोडोलॉजी ये कहती है कि प्रोसेस पे फोकस ना करें, फोकस कम्युनिकेशन पे करें और कम्युनिटी पे करें। राइट, ताकि आपका प्रोजेक्ट को आप क्या बना सकें? इफेक्टिव बना सकें। राइट, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे आपस में क्रॉस फंक्शनल टीम्स और कस्टमर से, उतना ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट क्या होगा? इफेक्टिव होगा। राइट, द लास्ट वन इज सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज। सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज का बड़ा एक सिंपल सा आइडिया, बिल्कुल जैसा इसका नेम है। सिंक्रोनाइज स्टेबलाइज ये कहता है कि पैरेलल में काम करें इंडिविजुअल एप्लीकेशन के मॉड्यूल से। मतलब एक एप्लीकेशन है जिसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, तो इंडिविजुअली उस पर 5 टीम्स काम करी होंगी उस एक एक मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए। राइट, तो जैसे जैसे मॉड्यूल्स कंप्लीट होते जाएं, टीम्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर दें उस कोड को, और इस तरह से क्या हो जाएगा? रैपिडली आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। कोड को रेगुलरली अपने अपने लेवल पे अपने अपने मॉड्यूल्स को सब चेक करेंगे थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। इस तरह ये क्या भी है, यहाँ आप डिपेंडेंसी हटा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा चेंजेस को। क्यों? क्योंकि इसमें आपने एक बड़े टास्क को स्मॉल सब टास्क में डिवाइड कर दिया जो कि इंडिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा सब टास्क इंडिपेंडेंट है, उतना ज़्यादा ही वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसमें चेंजेस करना आसान है। और ये वो प्रोसेस मॉडल है जो कि सक्सेसफुली यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने और नेटस्केप ने। राइट, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे।
काइंडली इस वीडियो को 2-3 दफ़ा सुनें ताकि आपके माइंड में रिकॉर्ड हो जाए कि प्रोसेस मॉडल्स कैसे बिहेव करते हैं, राइट? ये प्रोसेस मॉडल्स आपके इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, राइट? सो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।